हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड एंड वेक्टर। द मेन कंटेंट ऑफ द टॉपिक प्लाज्मिड, इसका एक इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेटिव एंड नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, लो कॉपी नंबर्स एंड हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, PBR 322, नॉमेनक्लेचर और इसकी कुछ साइट्स, ORI, origin of replication, selectable marker, cloning site, alternate selectable marker और लास्ट टॉपिक होगा हमारा TI एंड RI प्लाज्मिड। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास में है एक बैक्टीरियल सेल और इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये है इसका मेन क्रोमोसोम और मेन क्रोमोसोम के अलावा कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स और मिलती है, स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर, और इन्हें कहा जाता है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मींस मेन क्रोमोसोम के अलावा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये होती हैं ऑटो रेप्लिकेटिव, सेल्फ रेप्लिकेटिव, मींस इनका कंट्रोल बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से नहीं होता है, तो इनमें होता है सेल्फ रेप्लिकेशन। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज प्रिपेयर्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। इन्होंने 1972 में बनाया रिकॉम्बिनेंट DNA। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड था कौन से बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफीमुरियम, और इसमें इन्होंने लिंक किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर, और इस प्लाज्मिड में इन्होंने अटैच किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन सा जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और जैसे ही हम नया जीन इंसर्ट करते हैं तो ये बनता है रिकॉम्बिनेंट DNA। प्लाज्मिड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल F प्लाज्मिड, जिसे कहा जाता है फर्टिलिटी, मींस कुछ प्लाज्मिड जो हैं वो फर्टिलिटी पास करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। R प्लाज्मिड, दे शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, मींस पर्टिकुलर किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया में प्रोवाइड कराते हैं रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सरवाइव करता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट भी। वायरुलेंस प्लाज्मिड और कॉल प्लाज्मिड, ये टॉक्सिन कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ जो प्लाज्मिड हैं ये कैरी करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, किसके अगेंस्ट, एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या फिर किसी अदर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। नॉन इंटीग्रेटिव एंड इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन इंटीग्रेटिव मींस नॉन इंटीग्रेटिव, अटैच्ड नहीं है, इंटीग्रेटिव मींस ये क्या है, अटैच्ड है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ये हैं प्लाज्मिड्स जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा हैं। तो जब इनमें सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो यहाँ बनी है 2 सेल। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों ही सेल में जो प्लाज्मिड है वो मेन क्रोमोसोम से अलग है, तो इस तरह के प्लाज्मिड को कहा जाता है नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। सेकंड कंडीशन है इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, जिसे कहा जाता है एपिसोम, एक अलग टर्म है एपिसोम, जिसमें प्लाज्मिड कहाँ पर अटैच होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, और इस कंडीशन को कहते हैं इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लो कॉपी नंबर एंड हाई कॉपी नंबर। द कॉपी नंबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स इन ए सेल, कि एक सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड्स मिलते हैं। इसे डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स, जिन्हें कहा जाता है रिलैक्स्ड
प्लाज्मिड्स भी, और सेकंड है लो कॉपी नंबर। तो लर्नर्स नाम से ही पता चल रहा है कि हाई कॉपी नंबर, कि इसमें प्लाज्मिड्स होंगे 50 और मोर देन 50 इन ए सेल, जबकि लो कॉपी नंबर में प्लाज्मिड्स होते हैं 1 और 2 इन ए सेल, और इन्हें कहा जाता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स। सेकंड डिफरेंस और है कि हाई कॉपी नंबर में प्लाज्मिड्स का रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जबकि लो कॉपी नंबर में रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड इज कंट्रोल्ड बाय बैक्टीरियल क्रोमोसोम, कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये कंट्रोल करता है replication and segregation of plasmid. So, high copy number of plasmids are very useful for obtaining the large number of recombinant molecules. लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कैरी करते हैं जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। तो जब ये एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जीन कैरी करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है वेक्टर, कि जीन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कि अगर प्लाज्मिड हैव ए कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू कैरी ए जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, इट इज कॉल्ड वेक्टर। तो एक अच्छा वेक्टर क्या हो सकता है? तो एक अच्छे वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि वो साइज में कैसा होना चाहिए, छोटा, स्मॉल होना चाहिए, और वेक्टर मस्ट बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट सेल, कि सपोज ये होस्ट सेल है, इसमें हमारा वेक्टर पास तो हो जाता है लेकिन इट शुड सेल्फ रेप्लिकेट, कि यहाँ पर इसे रेप्लिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा restriction site must be present in vector for restriction endonucleases enzymes, और इसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, जिससे कि हमारा डिजायरेबल जीन यहाँ से कट हो और कट होने पर अलग होके होस्ट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सके, या फिर होस्ट के मेन क्रोमोसोम के साथ भी अटैच हो सकता है। It must be consist of strong promoter to express in host cell। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक आउटसाइड जीन जिसे कौन लेके जाता है, जिसे पास करता है वेक्टर। सपोज हमने पास किया किसी प्लांट सेल में, तो होगा क्या कि ये प्लांट सेल इसे क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि दूसरे सेल का डीएनए एक प्लांट या फिर हम कहें तो ह्यूमन क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए हम उसमें ऐड करते हैं वेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, जो एंश्योर करता है एक्सप्रेशन इन होस्ट सेल। और एक अच्छा वेक्टर वो माना जाता है जो साइज में तो छोटा हो, साथ में इट शुड कैरी लार्ज साइज सेगमेंट ऑफ डीएनए, मीन्स डिजायरेबल जो जीन है लार्ज साइज को भी ये कैरी करना चाहिए। इट मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, एक ही जो वेक्टर है इसमें क्या होना चाहिए, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होने चाहिए, कुछ डीएनए ऐसा हो जो कि ये हमें बता सके कि भैया मैं होस्ट सेल के अंदर पहुंच चुका हूं और अच्छी तरीके से अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा हूं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें किसे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स को, रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड इट मस्ट पोजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और इसमें होनी चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट, कि एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट हो, अगर है तो हम एक या दो जीन या फिर इससे ज़्यादा को भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करा सकते हैं फॉर डिजायरेबल प्रोडक्शन। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एक वेक्टर, और मोस्ट कॉमन वेक्टर है PBr322, और ये वेक्टर आइसोलेट किया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर P ये रेफर करता है प्लाज्मिड को, BR ये रिप्रेजेंट करता है बोलीवर एंड रोड्रिग्वेज
कौन थे? 2 रिसर्चर थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था। तो P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्विज और 322 distinguish this plasmid from others developed in the same laboratory, कि ये पहचान देता है कि और भी प्लाज्मिड इस लैब से बने हैं और वो भी किससे? इकोलाई बैक्टीरिया से। तो अलग पहचान देने के लिए यहाँ पर नंबर लिखा गया है 322, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया से और भी प्लाज्मिड सेम लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल PBr 325, PBr 327, PBr 328। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ किया है PBr 322 और इसकी साइज है 4361 बेस पेयर और इसके अंदर प्रेजेंट है ORI साइट फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP ये रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स इसमें प्रेजेंट हैं और इसी के साथ प्रेजेंट हैं इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। कौन कौन सी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट्स। सबसे पहले लेते हैं हम ORI साइट, ओरिजिन ऑफ replication. It is a origin of replication site in vector and it helps to multiply in the host. कि ये जो साइट है ये हेल्प करती है कहाँ पर? रेप्लिकेशन में। और कब? जब ये एंटर करता है होस्ट के अंदर। एंड फॉर्म्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायरेबल सेगमेंट और बनाता है बहुत सारी कॉपीज। It directs multiplication of vector in host cell, कि ये हेल्प करता है मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पर? इनसाइड होस्ट सेल। ORI site also responsible for controlling the copy number of the linked DNA, कि जो DNA हमने इसमें लिंक किया है या जो DNA हम लिंक करते हैं उसकी कितनी कॉपीज होस्ट में बननी चाहिए। So, if one want to recover many copies of the targeted DNA, it should be cloned in a vector. Those origin support high copy number. तो क्या करना है? तो इसके लिए हमें ऐसे डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करना है जो सपोर्ट करता है ORI साइट को, जिससे कि हम बना सकें हाई कॉपी नंबर ऑफ डिजायरेबल DNA। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टेबल मार्कर। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट एक्ट करती हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर का मीनिंग है कि आइडेंटिफाई करती हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को। ट्रांसफॉर्मेंट का मीनिंग यह है कि इसके अंदर हमारा डिजायरेबल प्लाज्मिड इंसर्ट हो चुका है और जिस सेल में प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं होता है उन्हें कहा जाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम। एज ए सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आर यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर इन इकोलाई। इकोलाई में इन एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट साइट का यूज करते हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। और लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया सेल्स डोंट कैरी एनी रेजिस्टेंट जीन अगेंस्ट ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, कि इकोलाई में कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं मिलता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो होता क्या है जब हम इकोलाई में क्या एंटर करते हैं? प्लाज्मिड। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्लाज्मिड एंटर करते हैं तो 2 कंडीशन होगी कि या तो हमारा प्लाज्मिड इंसर्ट होता है या फिर इंसर्ट नहीं होता है। तो सेल विद प्लाज्मिड ये है ट्रांसफॉर्मेंट और सेल विदाउट प्लाज्मिड ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसे करते हैं ग्रो, और ग्रो करने पर दो कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखी है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 में हमने किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया है, और नहीं करने से क्या होगा, ऑल सेल्स ऑफ इकोलाई कैन ग्रो, कि सभी के सभी इकोलाई सेल्स ग्रो करती हैं। लेकिन कंडीशन 2 में हम कल्चर मीडियम जो है इसमें ऐड करते हैं एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल हमने ऐड किया टेट्रासाइक्लिन। तो होगा क्या कि जिन इकोलाई सेल्स में प्लाज्मिड नहीं है वो क्या होगा, वो इकोलाई सेल्स हो जाएंगी डाई, क्योंकि इनमें नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। So only cells containing plasmid can grow. So these antibiotic resistant sites act as a selectable marker. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग साइट्स। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास में है एक वेक्टर, और इसमें ये बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो मल्टीपल साइट्स मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कि इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट हैं, तो ये इसे बनाती हैं थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए मीन्स हमारा डिजायरेबल डीएनए इज कैरिड आउट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हम करते क्या है कि ये दो हमारी साइट हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, और इनमें से हम किसी एक पर डिजायरेबल जीन इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ligate a desirable DNA at a BAMH1 साइट, और BAMH1 साइट किसकी है, टेट्रासाइक्लिन की है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है किसमें, वेक्टर PBR322 में। तो होगा क्या कि जैसे ही हम डिजायरेबल जीन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जो वेक्टर है ये लॉस्ट करता है रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो इस कंडीशन में जो डिजायरेबल जीन है वो हमने कहां पर इंसर्ट किया, टेट्रासाइक्लिन साइट पर। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, लॉस्ट करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। तो इससे होगा क्या कि ये जो रिकॉम्बिनेंट है, अगर हम किसकी बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स की, तो रिकॉम्बिनेंट्स कैन नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम। तो अगर हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं कहाँ पर, कल्चर मीडियम में, और उसमें प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन, तो ये क्या ग्रो होंगे, तो ये सीधा सा आंसर है नो, बिकॉज इट लॉस्ट देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। और केवल ग्रो कौन से होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें कोई भी डिजायरेबल जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि ये जीन इंसर्ट किया हमने कहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन साइट पर। तो इस कंडीशन को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि हमने डिजायरेबल जीन इंसर्ट किया, इंसर्ट करने से टेट्रासाइक्लिन जो जीन है इसकी कैपेसिटी लॉस्ट होती है, इट मीन्स इनएक्टिवेट होता है। तो इसे कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, की डिजायरेबल जीन इंसर्ट करने पर इनएक्टिवेट होता है जीन। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रांसफॉर्मेंट जो सेल है मीन्स वह बैक्टीरिया जिसमें हमने डिजायरेबल जीन इंसर्ट किया है, मीन्स रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, अगर उसे मरना ही है तो हम इसे कल्चर क्यों करें, क्योंकि कल्चर करते ही तो क्या होगा, वो किल हो जाएगा, और किल हो गया तो हमारा प्रोसीजर जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर जो जीन इंसर्ट किया है उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज, और अगर वो बैक्टीरिया मर ही जाता है तो मल्टीपल कॉपीज बनाने से हमें क्या फायदा। तो ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक इज ए कम्बरसम प्रोसीजर, मतलब एक बोझिल प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है ये, बोझिल, मतलब बोझ बना हुआ है।
बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर सपोज हमने जीन इंसर्ट किया दोनों प्लेट में, तो एक प्लेट के साथ ही हम यूज करेंगे टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम। तो अगर सेल यहाँ पर मर जाती हैं, डाई होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिकॉम्बिनेंट्स प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो इस प्लेट में जो बैक्टीरिया है हम इसको क्या मान के चलेंगे कि इसमें भी ट्रांसफॉर्मेंट्स बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो किस पर बेस्ड है, एंटीबायोटिक साइट पर, और एंटीबायोटिक साइट पर डिजायरेबल जीन इंसर्ट करने पर हमें काफ़ी दिक्कत आती है ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि ट्रांसफॉर्म सेल ही डाई हो जाती हैं, और जो सेल्स डाई हो जाती हैं उसके बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट सेल्स आइडेंटिफाई नहीं होती हैं। तो क्यों ना इसके लिए हम कोई अल्टरनेट मेथड यूज करें। तो अल्टरनेट मेथड यूज किया जाता है बेसिस ऑन क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस, कि वो क्या प्रोड्यूस करें, कलर प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए करते क्या है कि जो डिजायरेबल जीन है वो इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन पर। और जैसे ही हम यहाँ पर डिजायरेबल जीन इंसर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। और इनएक्टिवेट होने पर, इनएक्टिवेट किस में होगा, ट्रांसफॉर्म सेल्स में। कौन सी सेल्स में, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स में इनएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि सपोज यहाँ पर इसमें हमने इंसर्ट किया डिजायरेबल जीन, पता चल ही नहीं रहा है कि किसमें इंसर्ट है और किसमें नहीं है। तो अगर कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी प्रोड्यूस करती है ब्लू कलर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दीज सेल्स आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन सी सेल्स हैं ये, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। जबकि अगर कॉलोनी प्रोड्यूस होती है वाइट कलर की, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दीज बैक्टीरियल सेल्स आर रिकॉम्बिनेंट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म सेल्स। कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें एक बहुत ही फेमस नाम आता है एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम की 2 स्पीसीज होती हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और इसके प्लाज्मिड को कहा जाता है TI। दूसरी स्पीसीज होती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेसिस और इसके प्लाज्मिड को कहा जाता है RI। दोनों का लगभग सेम फंक्शन है कि दोनों क्या कोज करते हैं, ट्यूमर कोज करते हैं। और अगर ट्यूमर कोज होता है कहाँ पर, उसके एरियल पार्ट में, तो उसका रीजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। कौन से पार्ट में, एरियल पार्ट मीन्स सूट में। और इफ ट्यूमर फॉर्म इन रूट रीजन देन इट इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेसिस। तो हम करते क्या हैं एग्रोबैक्टीरियम के केस में, कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हेल्दी प्लांट है, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया यहाँ पर आता है, रैपिड सेल डिवीजन होगा, मीन्स ट्यूमर बनता है। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि प्लांट्स के केस में जो ट्यूमर है उसे कहा जाता है गोल, और यहाँ पर बनता है गोल। तो अगर ये रूट में बनता है तो इसका रीजन है RI प्लाज्मिड, और अगर ये बनता है सूट में तो इसका रीजन है TI प्लाज्मिड। तो हम करते क्या है कि जो प्लांट है इसके रूट और सूट में जो ट्यूमर बनता है, तो इस ट्यूमर DNA को तो हम करते हैं रिप्लेस। क्या करते हैं, रिप्लेस, और इंसर्ट करते हैं क्या, डिजायरेबल DNA। तो होगा क्या कि जो भी डिजायरेबल DNA होगा वो एक्सप्रेस होता है कहाँ पर, प्लांट में, और इस प्लांट्स के थ्रू हम डिजायरेबल प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस, जिसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल। तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, और इस केस में हम क्या करेंगे, इस रेट्रोवायरस को करते हैं डिसआर्म, अर्थात इसके हाथ काट देते हैं। डिसआर्म का मीनिंग यहाँ पर यह है कि इसकी पैथोजेनिक कैपेसिटी मीन्स डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को हम रिमूव कर देते हैं और इंसर्ट करते हैं डिजायरेबल डीएनए। और जैसे ही डिजायरेबल जीन इंसर्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है डिजायरेबल प्रोडक्ट, और वर्तमान में इसका यूज काफी किया जाता है, जिससे कि हम एनिमल्स और प्लांट से काफी सारे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए प्राप्त कर सकते हैं। हेलो लर्नर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू।